जय हिंद मेरे दोस्तों। क्या कभी सोचा है हीरे में इतनी चमक क्यों होती है? केवल इसी वजह से क्योंकि उसने दबाव को झेला है और वो जहां था अपनी स्थान को भी उसने नहीं बदला है। आप बिल्कुल सही जगह पर आ गए हैं। अब आप हीरे बनने वाले हैं क्योंकि आपके अंदर वो आखिरी चमक अब मैं लेकर आने वाला हूं। आप लोगों के एनडी और सीडीएस के एग्जामिनेशन में जो पार्ट्स ऑफ स्पीच पहचानने के लिए पूछे जाते हैं सबसे ज्यादा आपको परेशान करते हैं। आप ढूंढते हैं कोई ऐसी टेक्निक मिल जाए। आप सही जगह आ गए हैं मेरे दोस्त। अब आपके अंदर उस चमक को लाने के लिए, सवालों का हलवा बनाने के लिए मैं आपके लिए सुदर्शन चक्र की पहली सीरीज लेकर आया हूं। अंत तक देखेगा और अपने तजुर्बे को जरूर शेयर कीजिएगा क्योंकि वर्दी पाना आपका सपना है और वर्दी पहनाना सपना मेरा है। तो चलिए शुरू करते हैं। वंदे मातरम। वर्ब को क्वालिफाई करने वाला मेरे नन्हे से प्यारे से छोटे से बच्चों, रियल अपने आप में एडजेक्टिव है। एलवाई जोड़ने की आप लोगों को अब सिलेक्शन लेना है। वर्दी की कसम, वर्दी पाकर रहेंगे हम, ठीक है? होगा ना आप ना मैं, बस कंजंक्शन। बोलो हाँ। हाँ बोलना पड़ेगा, चुपचाप बैठ के मुस्कुराना नहीं है भाई। द टेस्ट फर्स्ट में लीव द रूम। सबसे पहले आपने इधर लिखा हुआ देखो, हम किससे रिलेटेड मानकर चलते हैं? जुपिटर ग्रह से संबंधित मानकर चलते हैं। जो का मतलब हमेशा क्या बताने की कोशिश होती है भाई? है फायरवर्क्स। अब प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट क्या हो गया? फायरवर्क। हमारे सामने लिखी है। प्रेपोजिशन को देखते ही आपको समझ में आ गया ये सारा का सारा प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। बोलो हाँ। होगा अपने आप में ऑब्जेक्ट की जगह नाउन होगा, है ना भाई? यहाँ नाउन से पहले मॉर्निंग लिखा है, ये हो गया नाउन का ही काम है जो नाउन को मॉडिफायर करने वाला है, तो इसीलिए इसको नाउन मॉडिफायर कहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल आप सभी के साथ जिसमें पार्ट्स ऑफ स्पीच की पहचान बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से हम सीखेंगे। द एक्सप्लोरर। एक्सप्लोरर का मतलब होता है वो इंसान जो इधर उधर खोज करता फिरता है। अगर मेरे नन्हे बच्चों किसी भी वर्ब के साथ ER, OR या R आपको जुड़ा हुआ मिल जाए तो वो हमेशा कॉमन नाउन होता है। ये बना दिया भाई मैंने तुम्हारा पहला एक सवाल, ठीक है? अगर आपको पहचानने को मिले कोई भी ऐसी वर्ब जिसके अंत में ER, OR या R मिले तो समझ लीजिएगा वो कॉमन नाउन है। सिंग के साथ आपने जोड़ दिया ER, बन गया कॉमन नाउन एक वर्ब से। आगे लिखा एक्सप्लोरर, जो ढूंढता है खोजता है। उसने पैक किया हिज। अब हिज की बात अगर हम करते हैं मेरे बच्चों तो हिज अपने आप में डेटरमिनर होता है। डेटरमिनर अपने आप में दो हिस्सों में बंटते हैं। एक वो होता है जो किसी चीज का रेफरेंस बताता है। मैं अगर आपसे पूछूं ये घड़ी किसकी है, आप रेफरेंस बताओगे सर ये मेरी है। मेरी बात समझ रहे हैं? और एक वो शब्द होता है जो किसी भी चीज की क्वांटिटी बताता है। मैं अगर आपसे पूछूं आपको कितनी क्लासेस चाहिए, आप कहोगे सर 3 क्लासेस बहुत है, आपके साथ बेड़ा पार कर देंगे, टेंशन खत्म कर देंगे। तो मेरे भाइयों ये हमेशा नाउन की लिमिट को फिक्स करते हैं, यानी कि इनका जब भी हम यूज करते हैं नाउन से पहले यूज करते हैं। अब यहां पर ये किसका है, आप कहोगे रेफरेंस बता रहा है। रेफरेंस किसके लिए बताएगा? हमेशा नाउन को बताएगा, ठीक है मेरे भाई? तो अकाउंटरमेंट्स अपने आप में क्या हो गया भाई? आप कहेंगे सर जी ये नाउन हो गया। अब अकाउंटरमेंट्स का मतलब क्या होता है? सहायक उपकरण या सामान या कोई ऐसी चीज जो खास उद्देश्य के लिए उपयोग की जाती है। तो ये अपने आप में हो गया मेरे बच्चे नाउन। आगे भी इसको पढ़ लेते हैं। बिफोर। बिफोर के बाद लिखा है सेटिंग ऑफ ऑन द लॉन्ग जर्नी। अब इस बिफोर के बारे में भी बड़े ध्यान से समझ लीजिएगा। आपके किसी भी क्वेश्चन में अगर बिफोर देखने को मिले तो ये बिफोर दो तरीके से काम करता है, प्रेपोजिशन की तरह भी और कंजंक्शन की तरह भी। जब इस बिफोर को आप ध्यान से देखेंगे ये प्रेपोजिशन की तरह तब काम करेगा जब इसके बाद कोई एक शब्द या कोई एक फ्रेज आपको देखने को मिलेगा। और मेरे बच्चे यही शब्द अपने आप में कंजंक्शन तब बनता है जब इसके बाद कोई सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट यानी कि एक क्लॉज इसके साथ जुड़ा हुआ मिले। तो यहां पर ये जो लिखा हुआ है बिफोर, इसके बाद कोई भी मेन वर्ब यहां नहीं लिखी मिली, इसी वजह से ये जो बिफोर है इस लिखे हुए वाक्य में सिर्फ और सिर्फ एक प्रेपोजिशन है। बढ़िया, एक सवाल से कई चीजें सीखने को मिली। सवाल नंबर 2 पर चलते हैं। एवरी स्टूडेंट मस्ट सबमिट देयर असाइनमेंट बाय फ्राइडे। बहुत प्यारा सवाल है। सबसे पहले किसी भी लिखे हुए सेंटेंस में वर्ब को पहचानो। ये हमारे सामने हेल्पिंग वर्ब, ये इसकी लिखी मेन वर्ब। वर्ब से पहले ये पूरा का पूरा लिखा है अपने आप में क्या मेरे भाई? सब्जेक्ट। अब मेरे बच्चों किसी भी लिखे हुए सेंटेंस में सब्जेक्ट की अगर हम बात करते हैं तो सब्जेक्ट सिर्फ और सिर्फ नाउन या फिर प्रोनाउन हो सकता है। किसी भी लिखे हुए वाक्य में आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है, किसी भी लिखे हुए वाक्य में सब्जेक्ट की जगह केवल 2 ही शब्द हो सकते हैं, एक नाउन और एक प्रोनाउन। अब मेरे नन्हे बच्चों यहां पर इस वर्ब से ठीक पहले ये जो लिखा हुआ है हमारे सामने स्टूडेंट, किसी भी विद्यार्थी को स्टूडेंट कहा जाता है, एक नाम दिया गया, यानी कि ये हो गया क्या भाई? नाउन। अब नाउन से पहले आकर उसके मीनिंग को जो लिमिट
सीमित कर दे उसे हम क्या कहते हैं, डिटरमिनर कहते हैं। क्या कहते हैं, डिटरमिनर कहते हैं। मजेदार सवाल हो गया। अब इसी तरीके से अगर मैं आपसे पूछूं असाइनमेंट क्या है, आप कहेंगे सर असाइनमेंट अपने आप में एक नाउन है। ठीक है भाई, नाउन से पहले आकर ये जो देर है ये भी अपने आप में क्या है, डिटरमिनर है। यानी कि नाउन से पहले आकर उसके मीनिंग को जो लिमिट दे दे या उसके मीनिंग को जो सीमित कर दे उसी को हम कहते हैं मेरे भाई क्या, डिटरमिनर कहते हैं। करेक्ट हो गई बातचीत। चलो मेरे भाई आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर 3 की तरफ चलते हैं। आफ्टर गेटिंग ऑफेंडेड बाय अ कलीग्स रिमार्क। लो मेरे भाई यहां पर इस आफ्टर को ध्यान से देखोगे तो ये सिर्फ और सिर्फ एक प्रेपोजिशन है। प्रेपोजिशन क्यों हुआ, क्योंकि इस प्रेपोजिशन के ठीक बाद ये लिखा है हमारे सामने क्या चीज, जेरंड, और आगे हमारे सामने लिखा है ऑफेंडेड बाय अ कलीग्स रिमार्क। ये पूरा का पूरा पैसिव वॉइस का फ्रेज बना हुआ है, ये पूरा पैसिव वॉइस नहीं है। जब भी किसी लिखे सेंटेंस में पैसिव को आप ढूंढोगे तो हेल्पिंग वर्ब के साथ थर्ड फॉर्म होनी चाहिए। यहां खाली थर्ड फॉर्म है, हेल्पिंग वर्ब तो है ही नहीं। जब हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो ये अपने आप में सिर्फ एक फ्रेज है मेरे भाई। ही एंडेड, अब एंडेड अपनी मेन वर्ब है मेरे बच्चे। ठीक है, इस मेन वर्ब का सब्जेक्ट कौन हो गया, ही। आगे लिखा है एंडेड द मीटिंग, मीटिंग का अंत हुआ एब्रप्टली। अब मैं अगर आपसे पूछूं मीटिंग का अंत कैसे हुआ तो आप कहोगे ये कैसे हमें जवाब दे रहा है हाउ का, और हाउ किसको एक्सप्लेन कर रहा है, एंड होने को। तो मेरे नन्हे से बच्चों वर्ब को क्वालिफाई करने वाला कौन सा शब्द होता है, तो आप कहेंगे सर वर्ब को क्वालिफाई करने वाला एक खूबसूरत सा शब्द है जिसे हम कहते हैं एडवर्ब। क्या कहते हैं, एडवर्ब। अब इस शब्द को तोड़ना सीखेंगे। अगर मैं सिर्फ एब्रप्ट की बात करता हूं तो एब्रप्ट अपने आप में एडजेक्टिव है जिसके ठीक बाद हम लोगों को नाउन का प्रयोग करना होता है। जैसे अगर मैं आपको कहता हूं एब्रप्ट रेस्पॉन्स, यानी कि एकदम से दिए जाने वाला रेस्पॉन्स, और जब भी हम किसी एडजेक्टिव के साथ मेरे नन्हे बच्चों जब हम एडजेक्टिव के साथ एलवाई को जोड़ते हैं तो ये बनता है एडवर्ब। तो एब्रप्ट के साथ एलवाई सफिक्स करके हम क्वालिफाई कर रहे हैं इस वर्ब को, इसी वजह से ये क्या बन गया, एडवर्ब बन गया। बढ़िया सवाल था। सवाल नंबर 4 की ओर हम बढ़ते हैं। द प्रीस्ट एब्सोल्व्ड द सिनर ऑफ हिज रॉन्ग डूइंग ड्यूरिंग कन्फेशन। सवाल को ध्यान से समझिएगा। प्रीस्ट यानी कि कोई भी पुजारी, ठीक है। अब मेरे भाइयों इस लिखे हुए सेंटेंस में ये है हमारी मेन वर्ब जो कि सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब के अनुसार यूज हुई है। सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब सिर्फ एक ही टेंस में हम यूज करते हैं जिसे हम कहते हैं पास्ट इंडेफिनिट। तो ये तो हमें पता चल ही गया है ये मेन वर्ब है। यहां इससे पहले लिखा ये प्रीस्ट अपने आप में सब्जेक्ट है, किसी इंसान के नाम को हम नाउन कहते हैं मेरे भाई। यहां एब्सोल्व्ड के बाद लिखा हुआ ये कौन है मेरे भाई, एब्सोल्व्ड के बाद ये लिखा है हमारे सामने सिन का ईआर जोड़कर, यानी कि ये क्या हो गया, ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट भी कौन हो गया, आप कहेंगे नन्हे बच्चों नाउन हो गया। आगे लिखा है ऑफ प्रेपोजिशन हिज रॉन्ग डूइंग। अब अगर आपसे पेपर में पूछ ले रॉन्ग डूइंग क्या होगा तो पुरानी टेक्निक तसल्ली से यूज कर लेना है, तकाजे से यूज कर लेना है। हिज थोड़ी देर पहले हम लोगों ने पहचाना डिटरमिनर है। क्या है मेरे भाई, डिटरमिनर है। अब डिटरमिनर के साथ हम क्या यूज करते हैं, हमेशा नाउन। रॉन्ग डूइंग का मतलब होता है कोई भी ऐसा काम जो गलत किया हुआ है किसी ने, ठीक है मेरे भाई। और ड्यूरिंग अपने आप में अगर कोई पूछे पार्ट्स ऑफ स्पीच के अनुसार तो आप कहेंगे प्रेपोजिशन। अब मैं अगर आपसे पूछूं ड्यूरिंग अगर प्रेपोजिशन है तो जरा सोचो और ध्यान से बताओ ये प्रेपोजिशन किसकी जानकारी देता है, प्लेस का या फिर टाइम का। सोचो सोचो सोचो, बिल्कुल सही जवाब दिया। जब ड्यूरिंग की हम बात करते हैं तो किसी समय के अंतराल की बात कहता है, पीरियड ऑफ टाइम की बात, तो ये समय को बताने वाली एक प्यारी सी प्रेपोजिशन है। और प्रेपोजिशन किससे पहले आती है, हमेशा नाउन से पहले या फिर प्रोनाउन से पहले। मजेदार सवाल होगा। तो चलिए तीसरे सवाल से आगे बढ़ते हैं, मतलब 5वें सवाल की ओर बढ़ते हैं। His success was largely due to the ascription of his skills and dedication। देखिए मेरे बच्चों, एस्क्रिप्शन की अगर हम बात कर रहे हैं तो इसका मतलब क्या होता है, बड़े ध्यान से समझने की कोशिश करना। सर सवाल के अंदर अगर हमें अंत में शन लिखा हुआ मिलता है तो शन का मतलब होता है स्टेट, ठीक है ना। इसी को हम हिंदी में कहते हैं क्या मेरे भाई, अवस्था कहते हैं मेरे भाई।
और जब भी इसे किसी के साथ जोड़ा जाता है तो वो हमेशा पार्ट्स ऑफ स्पीच के अनुसार क्या बनता है मेरे भाई, नाउन बनता है। तो मैंने शॉर्टेस्ट ट्रिक आपको बता दी। अब एस्क्रिप्शन शब्द बना किससे है, एस्क्राइब से बना है। एस्क्राइब का मतलब होता है किसी को किसी क्वालिटी से पहचानना। तो इसके मीनिंग की अगर हम बात करते हैं तो इसका मीनिंग होता है मेरे बच्चों एट्रीब्यूट। क्या होता है मेरे बच्चों इसका मीनिंग, किसी को एट्रीब्यूट देना, किसी की क्वालिटी को किसी के साथ जोड़ देना, ठीक है ना। तो एस्क्राइब को अगर ये हम पहचाने तो ये वर्ब है। तो मेरे भाई अगर इसी वर्ब से हमने शन को जोड़कर बनाया तो नेचुरल सी बात है क्या हो गया, नाउन हो गया। अच्छा भाई नाउन तो हमने पहचान लिया, इसकी शॉर्टकट क्या हो सकती है सर जी पहचानने की, बहुत आसान है। जरा दिल को थाम लो, नाम लो, क्योंकि अब डॉन आ गया है आप लोगों का तगड़ा तरीका बताने का। देख मेरे भाई सबसे पहले इस वर्ब को पहचाना, वर्ब से पहले ये अपने आप में सब्जेक्ट है तो नाउन हो गया। नाउन पता चला इस लिखे हुए डिटरमिनर की वजह से। आगे हम बढ़ते हैं मेरे भाई, आप सभी ने अभी अभी पढ़ा कि सर एडजेक्टिव होता है लार्ज, बोलो हाँ। सर लार्ज के साथ एडजेक्टिव के साथ एलवाई को जोड़ते ही क्या बन गया मेरे भाई, एडवर्ब। तो ये एडवर्ब अपनी पहचान का हो गया भाई, कोई दिक्कत नहीं। आगे हमारे सामने लिखा हुआ है क्या मेरे भाई, यहां लिखा है ड्यू टू। ड्यू टू पार्ट्स ऑफ स्पीच के अनुसार सिर्फ और सिर्फ क्या होता है मेरे बच्चा, प्रेपोजिशन। इसकी हिंदी होती है के कारण। क्या होती है इसकी हिंदी, के कारण। ड्यू टू प्रेपोजिशन किसके साथ यूज होगा, नाउन के साथ। थोड़ी देर पहले बताया था, याद है ना, सच सच बोलना, कोई झूठ नहीं बोलेगा, मुस्कुरा के बोलेगा यस सर, थोड़ी देर पहले बताया था। तो इस टेक्निक से भी हमने नाउन को पहचाना। अब यहां एक और प्यारी सी चीज मैं आपको बताता हूं, अगर आप किसी भी लिखे हुए वाक्य में नाउन को ध्यान से देखोगे ना तो नाउन से ठीक पहले आपको ए, एन या द का यूज करना पड़ेगा, आपको पजेसिव वर्ड्स का यूज करना पड़ेगा, माई, आर, योर का यूज करना पड़ेगा, आपको यूज करना पड़ेगा किसका, दिस, दैट, दीज, दोस का यूज करना पड़ेगा, आपको यूज करना पड़ेगा किसका, सम, मैनी, मोर, मच का, ईच, एवरी का यूज करना पड़ेगा। और ये पूरी की पूरी जो कैटेगरी है मेरे भाइयों, ये पूरी की पूरी कैटेगरी ही डिटरमिनर परिवार के सदस्य हैं, यानी कि नाउन से पहले आपको इनका यूज करना ही पड़ेगा। तो इसे नाउन बनाने वाला ये भी तो छुपा हुआ है, कौन, आर्टिकल डिटरमिनर। तो एक ही सवाल को कितने सारे तरीके से पहचान सकते हैं, अब आप ये समझ गए हैं। ठीक है जी, आगे लिखा है ऑफ हिज स्किल्स एंड डेडिकेशन। ठीक है मेरे भाई, चलिए मेरे भाई अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 की ओर चलते हैं। बहुत कुछ सीखने को मिलेगा इस सवाल से, ध्यान से देखिएगा, हर एक सवाल में बहुत जादू लेकर आया हूं आप लोगों के लिए। एक प्यारी सी बात पहले तो मैं आपके दिल पर लिख देता हूं कि अगर किसी सेंटेंस में हमें प्रेपोजिशन देखने को मिलती है तो पहली बात हमने समझा कि प्रेपोजिशन हमेशा किसी भी नाउन या प्रोनाउन से पहले ही यूज होती है, बोलो हाँ। दूसरी बात, प्रेपोजिशन के बाद हमेशा प्रेपोजिशन का अपना ऑब्जेक्ट लिखा जाता है, इसीलिए हम इसको कहते हैं किस केस में लिखा जाता है, ऑब्जेक्टिव केस में लिखा जाता है। अब मेरे भाइयों यहां लिखा प्रेपोजिशन ऑफ हम लोगों ने ध्यान से देखा तो ये प्रेपोजिशन का क्या होगा, ऑब्जेक्टिव केस, बोलो हाँ। ये ऑब्जेक्टिव केस किसका है, नाउन का, है ना। ब्रिज एक वस्तु का नाम है मेरे भाई, ठीक है। नाउन से पहले आया ये जो न्यू है कुछ और नहीं, एडजेक्टिव है, ठीक है भाई। अब इसी नाउन के मीनिंग को लिमिट दे रहा है आर्टिकल डिटरमिनर, बोलो हाँ। मेरे भाइयों अब हमें ये समझ आया कि यहां ये जो लिखी वॉज एक वर्ब है, इसका जो सब्जेक्ट है वो कौन है, कंस्ट्रक्शन। ये सब्जेक्ट हो गया जो कि नाउन हो गया। नाउन कैसे पता चला, इस नाउन से पहले लिखा हुआ डिटरमिनर, यानी कि इससे पिछले क्वेश्चन में जो टेक्निक हमने समझी आगे क्वेश्चन को इजी बना रही है। हाँ बोलना पड़ेगा, ऐसे चुपचाप बैठ के नहीं मुस्कुरा सकते आप मेरी क्लास में। आगे हम देखते हैं कंस्ट्रक्शन सिंगुलर की वजह से वॉज आया। अब मेरे बच्चों यहां आर्टिकल ए हमारे सामने, यानी कि ये तो डिटरमिनर हुआ, डिटरमिनर आए किसकी वजह से, नाउन की वजह से आए। भाई यहां लिखा है कोलोजल, यहां लिखा है अचीवमेंट, तो अचीवमेंट अपने आप में क्या हो गया बाबू, जिन शब्दों के अंत में हमें मेंट देखने को मिलता है वो कुछ और नहीं नाउन होता है। तो यानी कि ये हमारे सामने नाउन हो गया। अब मेरे भाई नाउन से पहले आकर उसके मीनिंग की विशेषता बताने वाले को हम क्या कहते हैं भाई, एडजेक्टिव। मीनिंग की विशेषता बताने वाले को क्या कहते हैं, एडजेक्टिव। अब ये जो कोलोसल बना है शब्द, ये बना है कोलोसस से। किससे बना है, कोलोसस का मतलब क्या होता है, एक बड़ी इमारत, एक ह्यूज स्टैचू, एक बड़ी इमारत जो बहुत बड़े आकार में है, विशाल आकार में कोई भी स्टैचू है, ठीक है मेरे भाई। अब कोलोसस अपने आप में नाउन हो गया, ठीक है ना जी। अब अगर किसी भी लिखे हुए नाउन के साथ मेरे बच्चों हम एल अगर जोड़ते हैं सफिक्स, तो ये उसे बना देता है एडजेक्टिव और इसका मीनिंग निकल कर आता है रिलेटेड टू। अब जरा अपने मन की चाबी खोलो,
कुछ शब्द मैं आपके सामने कहता हूं। मैंने एक शब्द लिखा नेचर, नेचर के साथ एल को जोड़ते ही तो क्या कह दिया आपने? कहा सर जो रिलेटेड है किससे? नेचर से। किससे रिलेटेड है? नेचर से। तो क्या आप ऐसे कुछ और शब्द सोच सकते हैं जिसके अंत में जैसे ही हम एल को जोड़ दे तो वो बन जाता है क्या? रिलेटेड टू, है ना। फिनोमिनन के साथ हमने जोड़ा एल, फिनोमिनल, तो क्या बन गया? आप कहेंगे सर ये रिलेटेड टू फिनोमिना हो गया। करेक्ट हो गया भाई। तो यही मजेदार बातें सीखनी है हमें। अब हमारे सामने कोलोसल का मतलब रिलेटेड टू इसके बड़े साइज की बात है, तो इसका मतलब ये एडजेक्टिव हो गया। एडजेक्टिव कहां है मेरे भाई? ये रहा आंसर। करेक्ट हो गया मेरे भाई। चलो मेरे भाई, मजेदार चीजें हैं। हर एक ट्रिक को ध्यान से लिखेगा, समझेगा, क्योंकि एक सवाल के अंदर मैं आपको कम से कम 6-7 सवाल बनाने की स्किल दे रहा हूं। इसीलिए तो आपका बड़ा भाई गोपाल वर्मा हर दिल को छूता है। अगला सवाल आ रहा है, ध्यान से पढ़ते हैं। देखो सवाल कितना प्यारा है। आउच, दैट रियली हर्ट माई हैंड व्हेन आई टच द स्टोव। मेरे बच्चों, पार्ट्स ऑफ स्पीच परिवार में कुल मिलाकर 8 सदस्य हैं भाई, ठीक है ना। अब इस 8 सदस्य में एक ऐसा शैतान है जिसे हम कहते हैं इंटरजेक्शन। क्या कहते हैं मेरे भाई? इंटरजेक्शन। आपने वो कैबिट्स मेरे साथ बहुत अच्छे से पढ़ी है। तो इंटर का मतलब होता है बिटवीन, इंटर का मतलब होता है बिटवीन, जेक्ट का मतलब होता है थ्रू, ठीक है ना मेरे भाई। और शन का मतलब हमें, आयन का मतलब होता है अवस्था। यानी कि जब हमारे सामने कोई भी चीज चल रही हो ना, तो उस चलते चलते चीज में हम अपने मन की बात बीच में फेंक दे। अगर हमारे सामने कोई अच्छा काम कर रहा है तो हम कहते हैं वाओ। हमारे पेट में दर्द हो जाए हम कहते हैं आउच। मेरी बात समझ रहे हैं? अगर हमारे सामने कोई क्रिकेट का बढ़िया शॉट मार दे हम कहते हैं ओ बेटे, है कि नहीं? तो ये सब क्या है? इंटरजेक्शन है ना। तो ये क्या चीज को व्यक्त करते हैं? सडन फीलिंग्स को व्यक्त करते हैं, अचानक से आई फीलिंग्स को व्यक्त करते हैं। आउच। और देखो इसकी पहचान भी कितनी सुंदर है। मेरी बात समझ रहे हैं? तो ये हमारे सामने क्या होगा? कंजंक्शन नहीं, एडवर्ब नहीं, प्रेपोजिशन नहीं, तो आप कहेंगे सर इंटरजेक्शन करेक्ट होगा। अब मेरे भाई यहां पर बातें असली दूसरी जगह छिपी हुई है। हर एक चीज को ध्यान से समझेगा। दैट रियली हर्ट माई हैंड, पहली बात तो ये, सबसे पहले इसको हमने पकड़ा तो ये हो गई हमारी कौन? वर्ब, ठीक है। वर्ब से ठीक पहले ये हमारे सामने हो गया सब्जेक्ट। अब दैट किसी चीज के लिए, किसी वस्तु के लिए इशारा करने वाला शब्द है, तो ये डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन हो गया। क्या हो गया भाई? प्रोनाउन हो गया। और वो भी इशारा करने वाला है तो डिमोन्स्ट्रेटिव होगा। वर्ब को क्वालिफाई करने वाला, मेरे नन्हे से प्यारे से छोटे से बच्चों, रियल अपने आप में एडजेक्टिव है, एलवाई जोड़ने की वजह से क्या हो गया? आप कहेंगे एडवर्ब हो गया सर, ठीक है। ये भी पहचाना गया। माई हैंड, इस लिखी हुई वर्ब का ऑब्जेक्ट क्या है? ये लिखा हैंड, नाउन, हमारे हाथों का नाम है। नाउन से पहले आकर ये हमारे सामने क्या हो गया? पोजेशन बताने वाला डिटरमिनर, ठीक है जी। अच्छा ये भी आपको याद रखना है, डिटरमिनर परिवार के जितने भी सदस्य हैं वो एडजेक्टिव और आर्टिकल मिलकर ही बनते हैं, ठीक है जी। लिखा है व्हेन, कंजंक्शन, क्यों? क्योंकि यहां से एक दूसरा सेंटेंस इसके साथ जुड़ रहा है, आई टच्ड द स्टोव, ठीक है जी। ये सब पहचाने जा सकते हैं। तो एक ही सवाल में जो छुटकू मुटकू प्यारी प्यारी चीजें ना मेरे बच्चे, ध्यान रखना। आप लोगों को कसम है मेरी, आप लोगों को अब सिलेक्शन लेना है, वर्दी की कसम, वर्दी पाकर रहेंगे हम, ठीक है। चल मेरे बेटे अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। आइए मेरे बच्चों सवाल का एंजॉय करते हैं। ही लुक्ड एट मी, सबसे पहले मेरे बच्चे इस लुक्ड के साथ लिखे एट को हम समझते हैं। तो ये हमारे सामने एक वर्ब है। वर्ब से पहले लिखा ये इट अपने आप में एक सब्जेक्ट है, कायदे से अगर हम कहें तो ये प्रोनाउन है। अब मेरे भाई इस लिखी हुई प्रेपोजिशन के बाद ये जो ऑब्जेक्ट हमारे सामने है, तो ये अपने आप में ऑब्जेक्ट है, और मेरे नाम की जगह मी लिखा है तो ये आप समझ गए प्रोनाउन है। अब मेरे भाई यहां पर तो लिखा है एक सेंटेंस, यहां पर लिखा है एक सेंटेंस, यहां पर फिर से एक सब्जेक्ट आ गया, हेड सेड, ये अपने आप में हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, यानी कि यहां पर फिर से एक और सेंटेंस आ गया। जब दो अलग अलग सेंटेंसेस आपस में जुड़ते हैं तो इन्हीं को हम क्लॉज कह देते हैं। बिल्कुल शॉर्ट में बताऊंगा, टेंशन फ्री रहना। और जब एक क्लॉज को दूसरे क्लॉज से हम जोड़ें, एक मैं और एक तू है और हवा में जादू है, जब ये आपस में जुड़ रहे हैं तो जोड़ने वाला कौन होगा? ना आप ना मैं, बस कंजंक्शन। तो यानी कि यहां पर ये जो जुड़ रहा है, इनको जोड़ने का जो काम कर रहा है वो कौन है?
कंजंक्शन। तो एज दो की अगर हम बात कर रहे हैं तो ये हो गया हमारे सामने कंजंक्शन। किसी भी लिखे सेंटेंस में जब कंजंक्शन एज दो हमें देखने को मिलता है तो मेरे भाई ये आगे आने वाली बातचीत को हमेशा इमेजिनेशन में बदल देता है। इमेजिनेशन का मतलब क्या होता है? कल्पना में बदल देता है ना, जिसके बारे में सिर्फ सोचा जा सकता है। जब आप इसकी हिंदी निकालते हो तो हिंदी निकल कर आती है जानो या फिर मानो, है ना। जैसे आपने कभी कभी घर में दीदी को कह देते ये ऐसे बोलती है मानो कोई महारानी हो, है ना मेरे भाई, समझ रहे हैं। दीदी भी आपको पलट कहती है ये ऐसे चिल्लाता है मेरे ऊपर मानो कोई राजा हो, है ना, जानो पता नहीं कितनी बड़ी रियासत का राजा, हाँ नहीं तो मम्मी मारो इसको चप्पल से, फिर आपकी रील बन जाती है। तो ये क्या होगा भाई? कंजंक्शन। पढ़ते हैं आगे। आगे तो और भी मजेदार सवाल छिपा हुआ है। यहां तक तो बात समझ में आ गई है ना। सेड का ऑब्जेक्ट क्या है? समथिंग। अब ये जो ऑब्जेक्ट लिखा है आप जानते हैं ये अपने आप में इंडेफिनेट कैटेगरी का प्रोनाउन है। देखो मजेदार बात लेके आ रहा हूं, बिल्कुल थाम लो अपने दिल को। समथिंग को बताने वाला एब्सर्ड का मतलब होता है भद्दा। अब ये जो भद्दा हमारे सामने लिखा है इस प्रोनाउन को अगर क्वालिफाई कर रहा है तो प्रोनाउन को क्वालिफाई करने वाला, नाउन को क्वालिफाई करने वाला एडजेक्टिव होगा। बोलो हाँ। हाँ बोलना पड़ेगा, अब चुपचाप बैठ के मुस्कुराना नहीं है भाई, समझ रहे हैं। आपसे मिलने आऊंगा मैं आईएमए, ध्यान रखना मेरे भाई। अब आप कहेंगे सर अगर ये एडजेक्टिव होगा तो एडजेक्टिव को क्वालिफाई करने वाला क्या होगा? आप कहोगे सर जी आपकी ट्रिक ना बहुत धांसू होती है। कंप्लीट अपने आप में एडजेक्टिव है कि एडजेक्टिव के साथ एलवाई जोड़ने से क्या बन गया? एडवर्ब होगा। आप कहोगे सर जी आपकी ट्रिक ना बिल्कुल रसमलाई जैसी होती है, जितनी खा लो उतनी कम लगती है। बोलो हाँ। तो मेरे भाई कंप्लीटली अगर पार्ट्स ऑफ स्पीच के अनुसार पहचाने तो क्या हो गई? एडवर्ब। आया ना मजा? फटाफट से लाइक और शेयर कर दो भाई। अगले सवाल को पहले ध्यान से पढ़ना मेरे भाई। देखो मेरे भाई सवाल है बहुत प्यारा, लगेगा बहुत न्यारा। सवाल को तोड़ने की टेक्निक आपके पास बिल्कुल सीधी सीधी है। Whoever finishes the test first may leave the room। सबसे पहले आपने इधर लिखा हुआ देखा सर ये हमारे सामने वर्ब है। वर्ब से पहले अगर ये लिखा हुआ है तो नेचुरल सी बात है ये सब्जेक्ट है। अब ये किसी इंसान का नाम तो नहीं लग रहा तो सर नाम को रिप्लेस करने वाला है तो ये प्रोनाउन है। तो ये तो आंसर हमें सर जी मिल गया। लेकिन हम इसकी ना टेक्निक, ये तो हमने सीधा टू द पॉइंट, पेपर में तो यही टेक्निक काम आनी है। अब हमें इसको डेप्थ में समझना है ये कहानी कैसे हुई। मैं अगर आपके सामने लिख रहा हूं इसी सवाल को थोड़ा सा घुमाकर, ठीक है ना। ही फिनिशेस फर्स्ट, ठीक है ना, फुल स्टॉप, ही में लीव द रूम, ठीक है मेरे भाई। अब ये दो इंडिपेंडेंट सेंटेंसेस हैं, दोनों सेंटेंसेस बिल्कुल अलग है। ही फिनिशेस फर्स्ट, ही में लीव द रूम, ठीक है ना जी। अब मेरे भाई यहां पर इस लिखे हुए सेंटेंस को अगर मैं आपस में कनेक्ट करने की कोशिश करूं तो आप कहेंगे ही, और इसी ही को बताने के लिए आपने लिखा हु, और उसके बाद क्या लिखा है भाई? फटाफट से आप लिखेंगे ही हु फिनिशेस, ठीक है ना, फर्स्ट, ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद आप लिखेंगे आगे, देखो मेरे बच्चे इस ही की और इस ही की बात करें तो ये दोनों एक ही हैं, ठीक है ना जी। इस ही को हमने यहीं पर रख लिया, ठीक है मेरे भाई। अब इस फिनिशेस फर्स्ट को यहां पर यूं का यूं रख लिया। इस ही को हटाकर हमने इसकी जगह लिख दिया कौन? हु, जो बता रहा है किसका? जो। अब यही हुई के अनुसार आगे हम लोगों ने क्या लिख दिया? मे लीव द रूम, ठीक है मेरे भाई। अब इसकी हिंदी को समझने की कोशिश करो। वह जो पहले खत्म करता है जा सकता है कमरे से। अब मेरे बच्चे अगर मैं इस लिखे हुए सवाल में से यहां पर इसकी बात करूं तो हमें समझ में आया मैं जिसकी बात कर रहा हूं वह लड़का है कोई एक। मेरी बात समझ रहे हैं? ठीक है। अब अगर मेरे बेटे इसी लिखे हुए सवाल में से मैं कुछ ऐसा कर दूं, यहां से इस ही को हटा दूं, तो क्या आपको पता चलेगा वह लड़का है? तो आप कहोगे सर अब तो नहीं पता चला, वह लड़के की जगह लड़की भी हो सकती है, कोई बुजुर्ग भी हो सकता है, सर कोई छोटा बच्चा भी हो सकता है, कोई महिला भी हो सकती है। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसकी आइडेंटिटी गायब हुआ, ठीक है ना। तो अब आप इसको बताने के लिए क्या कहेंगे? जो कोई भी। क्या कहेंगे? जो कोई भी, कोई भी हो सकता है। तो अब ऐसे मामले में इस हु को इंडेफिनेट हम बनाएंगे और इसके साथ जोड़ देंगे हुएवर। बात समझ रहे हैं? तो यहां हुएवर इसी लिखी हुई वर्ब का भी सब्जेक्ट है, ठीक है ना। इस वर्ब का ऑब्जेक्ट द टेस्ट फर्स्ट है और इस लिखे हुए मे लीव, ध्यान से देखना मेरे भाई, यहां इस हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब का सब्जेक्ट भी कौन है? हुएवर। बाबू समझ गए? चीजों को मेरे बच्चों गहराई से जितना समझोगे ना पेपर में उतना फायदा मिलेगा। कहते हैं जो जितना समय पसीना
जो जितना समय पसीना बहाता है अपनी तैयारी में, वो उतना ज्यादा समय बचाता है अपनी परीक्षा में। कोई भी योद्धा जब प्रैक्टिस के वक्त जितना अपना पसीना बहाता है ना भाई, जितनी तलवार अंदाजी चला चला के वो प्रैक्टिस करता है, पसीना बहाता है, वो युद्ध में अपना उतना रक्त बचाता है। तो कौन है वो बाहुबली जो अपने रक्त को बचाएगा, अपने समय को बचाएगा और वर्दी को पाएगा? आप ही हैं वो। ठीक है मेरे भाई, इस लिखी हुई वर्ब का ऑब्जेक्ट है क्या मेरे भाइयों? द रूम। ठीक है, अब इस लीव का मतलब क्या होता है? जाने की बात कही है। अब वर्ब को क्वालिफाई करने वाला कौन आ गया है? क्वाइटली। मेरे भाइयों, क्वाइट की अगर मैं बात करता हूं, क्वाइट एडजेक्टिव है जिसका मतलब शांत है। क्वाइट एलवाई को जोड़ते ही बन गया क्या? एडवर्ब, यानी कि शांति से। बात खत्म। तो ये क्वाइटली अपने आप में क्या हो गया? एडवर्ब। है ना मजेदार सवाल? इसी बात पे दिल खुश हो जाना चाहिए मेरे भाई। अगले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। देखो मेरे भाई, सबसे पहले सवाल में ही ये टेक्निक बताई थी क्या मेरे भाई, कि किसी भी वर्ब के अंत में ई आर, ओ आर या आर अगर हम जोड़ते हैं तो ये हमेशा क्या बनता है मेरे भाई? आप कहेंगे गुरुजी बात आपकी दिल पे है, ये कॉमन नाउन कहलाता है। यहां लिखी ये वर्ब है, ठीक है ना, रन, रैन, रन। वर्ब से पहले ये हमारे सामने सब्जेक्ट हो गया, सब्जेक्ट के रूप में कौन आया? नाउन। रन के साथ ई आर जोड़ने से रनर बना। सर इसको नाउन बनाने वाला ये हमारे सामने आर्टिकल डेटरमिनर भी बैठा है। सर वो दौड़ा कैसे है? तो दौड़ने के अंदाज को बताने वाला, वर्ब को क्वालिफाई करने वाला एडवर्ब है। ये तो आंसर हमें मिल गया मेरे भाई। अब आगे लिखा है वह क्यों दौड़ा? टू रीच। मेरी बात समझ रहे हैं? तो वो क्यों दौड़ा, वाई का आंसर अगर हमें इंफिनिटिव देना शुरू कर देता है तो ये भी अपने आप में एडवर्ब ही होता है, ध्यान रखिएगा मेरे भाई। आगे लिखा है इस रीच के साथ क्या लिखा है? द फिनिश लाइन। ये हमारे सामने नाउन हो गया और ये इसका डेटरमिनर होगा। बिफोर हमारे सामने प्रेपोजिशन होगा। क्यों हो गया प्रेपोजिशन? क्योंकि प्रेपोजिशन के बाद ये अपने आप में एक फ्रेज है। ठीक है भाई, यानी कि ये अपने आप में पूरा सेंटेंस नहीं है, तो ये बिफोर प्रेपोजिशन हो गया। अब देखो मेरे भाई, मजेदार बात कहते हैं, एवरीवन अपने आप में इंडेफिनेट प्रोनाउन है। ठीक है, अब अगर आपसे पूछा जाए ये एल्स क्या है, तो एल्स एवरीवन के मीनिंग को क्वालिफाई कर रहा है, इसीलिए एडजेक्टिव है। अब अगर आपसे पूछा जाए बेटा एल्स का मीनिंग क्या होता है, तो एल्स का मतलब होता है बीइंग डिफरेंट इन आइडेंटिटी। बीइंग डिफरेंट इन आइडेंटिटी, ठीक है ना, यानी कि अपनी पहचान में कोई अन्य की बात कही जा रही है। ठीक है ना, तो ये अगर पेपर में सवाल आ गया, मेरे को पूरा यकीन है 99% बच्चे गलत करके आएंगे, लेकिन आप हैं वो जो सफल होंगे और अपने आप को इंग्लिश में कॉन्फिडेंट फील। मैं तुम्हारा भाई हूं, मैं जानता हूं तुम्हारे दिल की बात, समझ में आ रही है? हाँ कि नहीं? अरे एक बार जरा पेचकश देना भाई, थोड़ा सा। हाँ हाँ, देना देना देना। मुझे इस भाई के दिल पर ये चीज फिट करनी है। ये भाई ध्यान नहीं दे रहा, ये सोच रहा है पेपर में ये चीज नहीं पूछी जाती है। अरे दिल पे फिट करनी है, पेचकस देना थोड़ी देर बाद। ठीक है, तो ये छोटी छोटी प्यारी प्यारी चीजों का जरूर ध्यान रखना। मजाक कर रहा था, छोटा भाई है ना तू मेरा। चल भाई, सवाल नंबर 11 को ध्यान से पहले पढ़ते हैं मेरे भाई। सवाल बहुत प्यारा है मेरे भाई। सवाल कहता है मेरे भाई क्या चीज? आई। हमारे सामने सब्जेक्ट हो गया जो कि कुछ और नहीं प्रोनाउन है। आगे हमने समझा सर सब्जेक्ट तब बने जब इसके साथ वर्ब लिखी हो, तो यहां पर ये जो लोद है, लोद का मतलब होता है किसी को हेट करना, नफरत करना। तो कायदे से ये अपने आप में क्या हो गई भाई? वर्ब हो गई। ठीक है, वर्ब का बिहेवियर कैसा है? तो सर आपने कहा एब्सोल्यूट, तो हम गणित में पढ़ते हैं एब्सोल्यूट वैल्यू जब कहते हैं तो एब्सोल्यूट एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव के साथ एलवाई जुड़ने की वजह से क्या बन गया? एडवर्ब। तो यानी कि ये जो एब्सोल्यूटली लिखा हुआ है हमारे सामने एडवर्ब हो गया भाई, खत्म हो गई बात। आगे हम देखते हैं तो ये हमारे सामने एक ऐसी वर्ब है जिसको हम कहते हैं ट्रांजिटिव वर्ब। क्या कहते हैं? ट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव वर्ब के ठीक बाद हमें हमेशा नाउन लिखा होना चाहिए। क्या चीज? ऑब्जेक्ट के रूप में। अब नाउन है तो प्रोनाउन अंडरस्टूड है। इसका मतलब हमें क्या समझ में आया? यहां इस लिखी हुई वर्ब का ऑब्जेक्ट क्या है? वेकिंग। वेकिंग। किसी भी वर्ब के साथ जब हम, यहां एक पॉइंट बताता हूं जो आपके दिल को छू लेगा, अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी हम जोड़ते हैं और अगर ये बनता है किसी वर्ब का सब्जेक्ट या फिर ये बनता है ऑब्जेक्ट, तो कायदे से आप समझ ही गए हैं ये नाउन है। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी जुड़ा हुआ अगर सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट बने वर्ब का, तो बाबू ये नाउन अगर बनता है तो इसी वजह से हम इसे किस नाम से जानते हैं? जेरंड के नाम से जानते हैं। तो मेरे भाई ये अपने आप में क्या हो गया? जेरंड के नाम से होगा।
वेकिंग अप। अब बना तो ये वर्ब से ही है, वर्ब को क्वालिफाई करने के लिए ये अर्ली अपने आप में क्या हो गया, एडवर्ब हो गया। बोलो हाँ या ना, ठीक है। ओन को देखते ही याद आ गया सर जी ये प्रेपोजिशन है। प्रेपोजिशन किसके साथ यूज होता है, नाउन के साथ। तो वीकेंड्स अगर आपसे कोई पूछे पार्ट्स ऑफ स्पीच के अनुसार क्या होता है मेरे भाई, तो आप चुटकी बजा के पहचान लो, अरे सर प्रेपोजिशन किससे पहले, नाउन से पहले ही तो आएगा सर जी। तो सारे शब्द हमने पहचान लिए। लोथ अपने आप में क्या है, सिर्फ और सिर्फ वर्ब। आप लोगों को प्रॉमिस है भाई, मेहनत कर रहा हूं मेरे भाई, बस तुम सफल होके जरूर मेरे साथ सिलेक्शन वाली चाय पीना। और ये जो छोटे छोटे पॉइंट्स बता रहा हूं ना, इनके बेसिस पर आपका हर एक सवाल हलवा बन जाएगा, मेरा वायदा है मेरे भाई। चल मेरे भाई सवाल नंबर 12 की ओर चलते हैं। अब हम कुछ ऐसे शब्दों की मिलान को समझेंगे जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है और सीधे सीधे हमें पहचानने हैं। ऐसी प्यारी प्यारी ट्रिक्स बताऊंगा, दिल खुश हो जाएगा। बड़े ध्यान से समझेंगे। अगर हम किसी भी लिखे हुए शब्द के अंत में OUS देखते हैं लिखा हुआ, ये हमेशा एडजेक्टिव होता है। इसका मतलब होता है क्या चीज, फुल ऑफ। क्या होता है मेरे भाई, फुल ऑफ। किसी भी शब्द के साथ आप इसको जोड़ लीजिएगा। तो मेरे भाई यहां OUS जुड़ा हमें देखने को मिला, तो क्या हो गया बाबू, एडजेक्टिव। यानी कि फर्स्ट किसके साथ जाएगा, एडजेक्टिव के साथ जाएगा। फर्स्ट के साथ बी है, बी है, ए है, सी है, दोनों कटे भाई। अब आ जाए मेरे भाई, देखो स्विफ्ट की अगर मैं बात करता हूं, देखो एक एक टेक्निक आपके दिल पर आएगी। स्विफ्ट अपने आप में एडजेक्टिव है, इसी के साथ एडजेक्टिव के साथ LY जोड़ते ही ये क्या बन गया भाई, आप कहोगे सर एडवर्ब। स्विफ्ट का मतलब होता है क्विक, जल्दी, और LY को जोड़ते ही इसका मतलब क्या हो गया, जल्दी से, तेजी से। तो मेरे भाई स्विफ्ट के साथ LY बन गया एडवर्ब। कहां है एडवर्ब, सी। मेरे बच्चे सेकंड के साथ सी ऑप्शन कौन से में, आप कहोगे सर यहां नहीं है, तो यही हमारे सामने करेक्ट आंसर बच गया। अब देखो और भी टेक्निक सिखाता हूं। अगर मान लो आपकी पसंद की ड्रेस लेकर आ जाए पापा आज घर पे, तो आप उस ड्रेस को देखते ही क्या कहोगे, वाओ। फीलिंग को बताने वाला शब्द क्या कहलाता है, आप कहेंगे सर जी अब आप पूछो ही मत, हलवा बना दिया आपने। सर जी आप जैसा टीचर नहीं देखा जो हमारे दिल की बात को पहचान ले। आपने अभी गिने, हमें कुल मिला के 10 ही तो सवाल कराए हैं, 10 ही सवाल में तो आपने जादू हमारे दिल में भर दिया। ऐसे पहचान रहे हम पार्ट्स ऑफ स्पीच को, है ना भाई। सर किसी भी शब्द के अंत में एंस अगर जुड़ा मिल जाए, सर नाउन कहलाता है। लो मेरे भाई नाउन मिल गया, फिट हो गया मेरे बॉस, कोई दिक्कत तो नहीं, कोई घबराहट तो नहीं। सवाल मजेदार है, ठीक है भाई। कोई भी ऐसा शब्द नहीं जिसको हम जल्दबाजी में नहीं पहचान सकते। अब सारे शब्दों का मीनिंग भी बता दूं आपको। सबसे पहले यूबिक्विटस, हमारे सामने एक शब्द लिखा है। यूबिक्विटस का मतलब होता है जो चीज हर जगह पाई जाती है, जो हर जगह उपलब्ध होती है, हर जगह वो चीज भरी हुई होती है। जैसे मैंने कहा हवा इस धरती पर हर जगह भरी हुई आपको मिलेगी, ठीक है। स्विफ्टली का मतलब क्या हो गया, जल्दी से। बेनी, बेनी का मतलब होता है बेटा, देखो वोकैब की ताकत काम आएगी। बेनी का मतलब होता है गुड, ठीक है। VOL किसी शब्द में मिल जाए तो VOL का मतलब होता है फीलिंग, यानी कि जो अच्छी फीलिंग दूसरे के लिए रखता है, ऐसे इंसान को उदारता से भरा हम कहते हैं। बेनिवोलेंस क्योंकि नाउन है तो इसका मतलब दयालुता, उदारता इसका मीनिंग बनता है। और वाव का मतलब तो वाह होता ही है सर, ये तो हमको पता ही है सर जी। सवाल नंबर 13 पर आओ। पहले सवाल को आप ध्यान से पढ़ेंगे मेरे भाई। देखो कितने आसान है ये सारे शब्द पहचानने, ऐसे पढ़ेंगे तो दिमाग ही ना खराब हो जाएगा, लेकिन चुटकियों में इनको सोल्व कर सकते हैं। आओ मेरे भाई, सबसे पहले जोवियल शब्द लिखा है मेरे भाई, JOVE। जोव हम किससे रिलेटेड मानकर चलते हैं, जुपिटर ग्रह से संबंधित मानकर चलते हैं। जोव का मतलब हमेशा क्या बताने की कोशिश होती है भैया, खुशी को बताने की। अब जोव के साथ हम लोगों ने क्या चीज जोड़ दिया, AL। पहले सवाल में ही बताया था इसका अर्थ होता है रिलेटेड टू, तो ये किससे संबंधित हो गया, खुशी से संबंधित हो गया, है ना भाई। तो सर रिलेटेड टू की वजह से ये एडजेक्टिव बना भाई, हाँ कि ना। तो सर जोवियल को हम किसके साथ लेकर जाएंगे, एडजेक्टिव। फर्स्ट के साथ D, यहां है यहां है, ये दोनों चॉइसेस हमारी बाहर हो गई। मेरे बच्चों जिन शब्दों के अंत में हमें GE देखने को मिलता है वो हमेशा अनकाउंटेबल नाउन होते हैं। क्या होते हैं, अनकाउंटेबल नाउन होते हैं। नॉलेज, प्रिविलेज, डैमेज, ठीक है। और यहां क्या लिखा है, कॉरेज, ये सब अपने आप में अनकाउंटेबल नाउन होते हैं। तो बाबूजी ये किस कैटेगरी में आ गया, साहस इसका मीनिंग होता है नाउन कैटेगरी में। तो बेटा फोर्थ के लिए क्या चाहिए, ए चाहिए, ये भी गया। तो बचा हमारे पास करेक्ट आंसर कौन सा भाई, अब आता है फोर्थ के लिए ए, तो दोनों जगह पर है, ये डी हो गया, कोई दिक्कत नहीं मेरे बच्चे। अब हमारे सामने आता है रन के साथ ING। वर्ब के साथ अगर ING हम जोड़ने की कोशिश करते हैं तो थोड़ी देर पहले क्या बताया था, अरे आप कहोगे सर जेरंड कहलाया, सर याद दिल
दिल से याद है सर आपकी बात। तो मेरे बच्चे यहाँ पर हमें सेकंड के लिए सी कौन सी जगह है, ये रहा मेरे भाई, करेक्ट हो गया। अब हमारे सामने इंस्पायर, किसी को मोटिवेट करना, कुछ और नहीं मेरे भाई, सिर्फ वर्ब है। मजा आ रहा है ना। पिछले सारे के सारे जो क्वेश्चंस बनाए उनमें हलवा बनाया, अब यहाँ हलवा टेस्टी बन गया ना। हर एक सवाल दिल से हल करना शुरू करेंगे। चलो मेरे भाई अब आ जाओ, इस लिखे हुए सवाल में पार्ट्स ऑफ स्पीच पहचान कर दिखाएंगे। सवाल का आनंद लेते हैं। सर सबसे पहले हमने वर्ब को पहचाना। वर्ब से पहले ये हमारा सब्जेक्ट हो गया जो कि कायदे से प्रोनाउन है। ही एक्टेड लाइक। मेरे नन्हे बच्चों, लाइक को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो लाइक पसंद करने का भाव अगर बताए, ठीक है ना, तो ये अपने आप में वर्ब होता है, ठीक है ना। और अगर हम की तरह इसका अर्थ निकालें या की तरह की जगह के जैसे इसका अर्थ निकालें तो नन्हे से प्यारे से भाई ये अपने आप में प्रेपोजिशन होता है। अब उसने एक्ट किया किसकी तरह से, आप कहेंगे एम्बेसाइल की तरह से, तो लाइक अपने आप में यहां पर क्या हो गया, प्रेपोजिशन। यहां पर मैंने आपका एक नंबर और बढ़ा दिया भाई साहब, मैं बता रहा हूं। एक क्वेश्चन आपको और ठीक करना सिखा दे, इसी बात पे थैंक यू बोलना है। मुस्कुरा रहे हो, मैं देख रहा हूं, मैं तुम्हें, तुम मुस्कुरा रहे हो। लाल गाड़ी निकालो फटाफट से भाई, जो मुस्कुरा रहा है इसके घर पे एक तोहफा दे के आना है मोहब्बत का। ये प्रेपोजिशन हो गया मेरे भाई। अब मुझे जरा फटाफट से बताओ, प्रेपोजिशन हमेशा किसके साथ आता है पार्ट्स ऑफ स्पीच में, बताओ जरा। नाउन के साथ, प्रोनाउन के साथ, या किसके साथ? आप कहोगे रे सर लल्लू बात हमसे बार बार नहीं ना पूछेंगे, नाउन या प्रोनाउन के साथ। तो इस प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट ये लिखा इम्बेसाइल। इम्बेसाइल का मतलब क्या होता है, अ फुलिश पर्सन, एक मूर्ख इंसान, ठीक है ना। अब आपकी नजरों में मूर्ख इंसान कौन होता है, जो इस समय पेपर के नजदीक आकर भी लंबी चौड़ी बातों पर दिमाग लगा रहे। क्वेश्चन को हलवा बनाना सिखाओ ना सर जी, लंबी चौड़ी बातें तो हम रामायण की तरह से थोड़ी पढ़ेंगे अब। तो बेटा इसके नाउन होने का सबूत किसने दिया, ये लिखा आर्टिकल डिटरमिनर ने। नाउन मिल गया मेरे भाई, खत्म हो गई बात, कोई दिक्कत तो नहीं। ड्यूरिंग अपने आप में प्रेपोजिशन है। प्रेपोजिशन किसके साथ आई, द के साथ, मीटिंग, ये नाउन हो गया जेरंड, और ये लिखा इसका डिटरमिनर। बोलो हाँ, ठीक है ना जी। अब मेरे भाई यहां पर क्या लिखा है, सर वही इंसान है, उसी की क्वालिटी बता रहा है। फॉरगेटिंग इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, भूल गए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, और मेकिंग एवरीवन लाफ एट हिज मिस्टेक्स, उसी की गलतियों पर हर किसी को हंसाता रहा। समझ रहे, तो ये भी अपने आप में किसकी क्वालिटी बता रहा है, ही की। ये क्या हो गया हमारे सामने, एडजेक्टिव फ्रेज। मेकिंग एवरीवन लाफ एट हिज मिस्टेक्स, ये किसकी क्वालिटी बता रहा है, ही की। प्रोनाउन की विशेषता बताने वाला ये भी एडजेक्टिव फ्रेज। एक छुटकू बच गया, ये एंड अपने आप में क्या है। आप कहोगे सर जी ये तो बड़ा ही प्यारा कंजंक्शन है, बचपन से हम इसे जानते हैं, है कि नहीं। बात खत्म होगी सर जी। मजा आया कि नहीं, सवाल में मजा आया ना, कमेंट में जरूर बताना भाई कितने मजेदार बात लग रही है। क्वेश्चन आते हैं बेटा 15 पर, पहले एक बार इसको ध्यान से आप पढ़ेंगे। अब सवाल देखो कैसा मोहब्बत से भरा हुआ है। सबसे पहले पकड़ा हमने इस लिखी हुई वर्ब को। इस लिखी हुई वर्ब सेकंड फॉर्म है ना, डिसाइडेड मेरे भाई। तो वर्ब से पहले ये हमारा हो गया सब्जेक्ट, कायदे से क्या हो गया, नाउन। पता कैसे चला, डिटरमिनर भी लिखा है इसके साथ। द अथॉरिटीज डिसाइडेड टू इंटरडिक्ट, ठीक है ना। इंटरडिक्ट बना है इंटर के साथ डिक्ट। अब मेरे भाइयों आपने अगर वोकैब्युलरीज अच्छे से दिखाऊं आपको, अगर आपने इस बड़े मियाँ और छोटे मियाँ को बड़े ध्यान से पढ़ा है तो आपकी वोकैबुलरीज फिट है बॉस, बिल्कुल भी गलती नहीं करोगे, मैं अच्छे से जानता हूं, ठीक है भाई। अब मेरे भाई इंटर का मतलब होता है बिटवीन, बिटवीन का मतलब किसी चीज के बीच, और डिक्ट का मतलब होता है बोल देना। अब आपके सामने अगर कोई भी इंसान कुछ कह रहा है, बीच में उसको रोक दोगे तो इसका मतलब क्या हुआ, इंटरडिक्ट का मतलब होता है टू प्रोहिबिट, किसी को रोक देना, किसी को बाधित कर देना, किसी को बैन कर देना। बोलेगा भाई मैं कसम चढ़ गया इधर बोला तो, ठीक है ना। अगर मैं कहने की कोशिश करूं तो किसी को फॉरबिड कर देना। तो मेरे भाई यहां पर इस टू से अलग है। अगर मेरे भाई यहां पर टू के साथ लिखी हुई बात होती तो ये अपने आप में या तो नाउन होता या फिर एडवर्ब होता। लेकिन मेरे भाई यहां तो टू को छोड़ दिया है ना, तो छोड़ दिया तो अकेला बचा है, तो अकेला अगर ये बचा है तो वर्ब परिवार में ही चला गया, ठीक है जी। आगे लिखा है क्या चीज, द सेल, सेल नाउन हो गया इस लिखे हुए डिटरमिनर। प्रेपोजिशन हमारे सामने तैयार हो गई भाई। आगे क्या लिखा है, फायरवर्क्स। अब प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट क्या हो गया, फायरवर्क्स, ये हमेशा नाउन होता है। पेपर में एक बात और दिल पे लिख लीजिएगा,
फायर वर्क कोई शब्द नहीं होता, फायर के साथ आप लोगों को वर्क्स भी लिखना पड़ेगा, ठीक है ना। इसका मतलब होता है आतिशबाजी, ठीक है ना जी। दिवाली पे पटाखे चलाते हो हैं बेटे, हम तो उस उम्र से निकले जब पटाखे खुद तो मिलते नहीं थे, तो गली मोहल्ले में पटाखे जब खत्म हो लेते थे ना सबके, फिर ढूंढने जाते थे किसी का कोई बॉम्ब तो नहीं पड़ा। मैं उस बॉम्ब की बात कर रहा हूँ, सुतली बॉम्ब की। आजकल तो बॉम्ब आप पता नहीं किसी को बोल देते हो। आगे देख मेरे भाई, प्रेपोजिशन का ये ऑब्जेक्ट नाउन डिटरमिनर के साथ। सच बताना अब आसान हो गया ना, पार्ट्स ऑफ स्पीच पहचानना आसान हो गया। इस सुदर्शन चक्र सीरीज के अगले पार्ट में तो आप देखोगे ना तो मजा ला दूंगा मेरे भाई, ऐसे ऐसे बढ़िया टेक्निक बताऊंगा, हलवा बना दूंगा इन सभी लल्लुआ सवालों को। आगे क्या लिखा, आफ्टर, फिर से हमारे सामने क्या हो गया, आप कहोगे सर जी अब ये कंजंक्शन हो गया, क्यों? क्योंकि सेवरल एक्सीडेंट्स ये सब्जेक्ट है, ये इसकी अपनी लिखी हुई वर्ब है ना, ठीक है भाई। एक्सीडेंट्स नाउन हो गया, ये सेवरल इसी का लिखा हुआ एडजेक्टिव कह देंगे। यहां वर्ब हमारे सामने मेन वर्ब है, और लास्ट ईयर की अगर हम बात करते हैं तो लास्ट ईयर दोनों इकट्ठे मिलकर व्हेन का आंसर दे रहे हैं, तो ये अपने आप में एडवर्ब हो गया, ठीक है भाई। तो देखो सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच लपेट दी हमने, है ना। एक एक क्वेश्चन का ऐसा पोस्टमार्टम कर दिया हमने सोची ना होगी, इसलिए मैं कहता हूं गोपाल वर्मा दुमा ठा देगा भाई, पेपर का एक एक सवाल सेट करा देगा भाई मेरे नन्हे भाई। इस सवाल पर दिमाग लगाएंगे, पार्ट्स ऑफ स्पीच पहचान के दिखाएंगे। सवाल होने वाला है अब तक का सबसे तगड़ा सवाल जो आप लोगों को बेहोश कर सकता है, इसीलिए भाई अपनी सीट बेल्ट बांध लो और ऑक्सीजन सिलेंडर तैयार कर लो। सबसे पहले हम लोगों को लिखा हुआ मिला इग्नोरिंग द वार्निंग साइंस कुड। अब मेरे बच्चों आप लोग जानते हैं कि इस कुड के बारे में अगर हम समझें तो ये एक मॉडल एक्सिलरी है, और इसके साथ हम हमेशा यूज करते हैं बेस फॉर्म ऑफ वर्ब, कुल मिलाकर वर्ब का मूल रूप। तो ये जियोपार्डाइज अपने आप में क्या होता है भाई, जियोपार्डाइज का मतलब होता है किसी इंसान को खतरे में डाल देना, ठीक है ना। तो इसका मतलब अगर हम समझने की कोशिश करें तो ये है क्या अर्थ भाई, टू पुट समवन लाइफ एट रिस्क, है ना, किसी को खतरे में डाल देना, किसी के जीवन को खतरे में डाल देना, समझ रहे। तो इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है, इसमें समवन्स लाइफ की जगह आप समथिंग भी लगा सकते हैं, किसी चीज को खतरे में डाल देना, है ना। गाड़ी ऐसी जगह खड़ी कर दी जहां हो सकता है वो जल जाए, उसको कोई नुकसान पहुंचाए, तो इस तरीके से इसका अर्थ निकलता है। ये तो अपने आप में कायदे से पार्ट्स ऑफ स्पीच के अकॉर्डिंग क्या है, वर्ब। इसको पहचानना है बहुत आसान है, किसी भी लिखे हुए शब्द के अंत में ISE या IZE अगर हम जुड़ा हुआ देखते हैं तो इसका अर्थ होता है टू कॉज या टू मेक, है ना। टू कॉज यानी कि किसी के लिए कारण बन जाना है, किसी चीज को बना देना, और ये हमेशा पार्ट्स ऑफ स्पीच के अनुसार क्या होती है बेटा, वर्ब। मैं अगर आप सभी के सामने रियल के साथ ISE जोड़ दूं तो रियलाइज, तो आप कहेंगे सर ISE जुड़ते ही अब समझ में आ गया ये इसको कुछ और नहीं सिर्फ वर्ब बना रहा है। तो भाई अब एक एक बाकी की बातों को समझते हैं। देखो मेरे भाई सबसे पहले तो ये तो मॉडल एक्सिलरी है, अब इसका सब्जेक्ट हमें कहां लिखा हुआ मिला, इग्नोरिंग। इग्नोरिंग अपने आप में क्या है, जेरंड है, ठीक है मेरे भाई, कायदे से काम कर रहा है नाउन, ठीक है ना जी। इग्नोर क्या करना है, तो इस इग्नोरिंग का ऑब्जेक्ट है वार्निंग साइंस, ठीक है ना। ये इस लिखे हुए इग्नोरिंग का अपने आप में ऑब्जेक्ट है। इग्नोरिंग का ऑब्जेक्ट क्या है, साइंस, ये लिखा हुआ नाउन है। नाउन से पहले वार्निंग क्या हो गया भाई, आप कहेंगे सर एडजेक्टिव हो गया, ठीक है ना। कौन से साइंस, वार्निंग साइंस। नाउन की वजह से ये आर्टिकल डिटरमिनर है। सर ये मॉडल एक्सिलरी हो गया, बता दिया। ये आपकी क्या हो गई बेटा, वर्ब हो गई। अब इस लिखी हुई वर्ब का ऑब्जेक्ट हमें क्या चाहिए, आप कहेंगे सेफ्टी। ये लिखा नाउन है, कायदे से ऑब्जेक्ट है। नाउन से पहले ये जो लिखा हुआ हमारे सामने पजेसिव डिटरमिनर है, ये भी बात खत्म हो गई, ठीक है भाई। अब हमारे सामने ये लिखा हुआ है क्या चीज, वाइल। वाइल अपने आप में एक कंजंक्शन है, क्या है मेरे भाई, अपने आप में एक कंजंक्शन है, ठीक है, जो हमें बताने की कोशिश करता है क्या, समय की जानकारी देता है, ठीक है। किस समय की बात कर रहा है ये, सर जिस समय हाइकिंग, हाइकिंग अपने आप में पार्टिसिपियल क्या है, पार्टिसिपियल अपने आप में वर्ब का रूप है, चढ़ते हुए। प्रेपोजिशन का ये हमारे सामने ऑब्जेक्ट नाउन हो गया और ये इसका डिटरमिनर हो गया, ठीक है ना जी। तो इग्नोर करते हुए क्या चीज, वार्निंग साइंस को, हो सकता है क्या, जियोपार्डाइज, आपकी जिंदगी को खतरे में डाल दे, ठीक है ना, आपकी सेफ्टी को खतरे में डाल दे। जब जब क्या हो रहा हो, आप माउंटेन्स पर चढ़ाई कर रहे हो। हर एक शब्द को पहचान लिया। इतनी प्यारी खूबसूरत बातों को जब हम समझते ना मेरे भाई, तो पेपर
पेपर में इन्हीं की वजह से आपके चेहरे पर एक मुस्कुराहट आती है, समझ रहे हैं? और यही मुस्कुराहट आपके सिलेक्शन को पक्का करती है। तो इस सेशन को दोबारा जरूर देख लेना भाई, क्या पता हंसते हंसते चलते चलते कोई क्वेश्चन पेपर में आसानी से बन जाए, है ना भाई। अगला सवाल सामने आ रहा है बेटा, इसको ध्यान से हम पढ़ते हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच के अनुसार पहचानना है, पहले वाक्य को पढ़ेंगे हम। चलिए मेरे बच्चों, इस सवाल को पढ़ना शुरू करते हैं। सबसे पहले लिखा है शी, ये हमारे सेंटेंस का सब्जेक्ट है जो कि प्रोनाउन है। वॉज अपने आप में एक वर्ब है, ठीक है ना जी। आगे हम समझने की कोशिश करते हैं ये वॉज किस तरीके की वर्ब है। अगर किसी भी लिखे हुए सेंटेंस में हमें देखने को मिलता है इज, हमें देखने को मिलता है इज, एम, आर, या फिर अगर मैं कहूं वॉज, या फिर कहूं वर, या खाली बी, या बीन, या फिर हमें देखने को मिलता है बीइंग, ठीक है ना। हालांकि इनके साथ हमें और भी वर्ब्स की जरूरत पड़ती है। तो मेरे बच्चों ये सभी की सभी क्या होती हैं, लिंकिंग वर्ब है। अब लिंकिंग वर्ब की पहचान ये होती है, इनके बाद हमें सब्जेक्ट की इंफॉर्मेशन पूरा करने के लिए सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट चाहिए, इसी वजह से एडजेक्टिव इनके बाद लिखा होता है। तो मैं सामान्य भाषा में पूछूं वो कैसी थी, आपने कहा सर अपसेट। अब अपसेट अपने आप में क्या होगा, एडजेक्टिव होगा, ठीक है जी। अब मेरे भाई एडजेक्टिव या वर्ब को, चलो इसको और आसान बना देते हैं मेरे भाई, चिंता ही मत करो। देखो मेरे भाई, जब हम किसी भी लिखे हुए वाक्य में एडवर्ब की बात करते हैं तो ये तीन चीजों को क्वालिफाई करता है। पहली बात, ये वर्ब को क्वालिफाई करता है। दूसरी बात, ये किसी भी लिखे हुए वाक्य में एडजेक्टिव को क्वालिफाई करता है। और तीसरी बात मेरे भाई, किसी लिखी हुई दूसरी एडवर्ब को भी ये क्वालिफाई करता है। तो मेरे भाई इस एडजेक्टिव को क्वालिफाई करने के लिए रेदर अपने आप में क्या हो गया, आप कहेंगे सर एडवर्ब हो गया, ठीक है ना जी। सर इस लिखे हुए रेदर के अगर मीनिंग की हम बात करते हैं तो ये अर्थ बताता है समवट। समवट भी अपने आप में एडवर्ब ही है और ये अपने बताने की कोशिश करता है एक डिग्री को, किसी हद तक, ठीक है जी। ओके, सम अपने आप में एडजेक्टिव है, जबकि समवट अपने आप में डिग्री बताने वाली एक एडवर्ब है। तो ये तो हमने पहचान लिया भाई। अब व्हेन अपने आप में कंजंक्शन है, क्यों, क्योंकि यहां से एक अगला सब्जेक्ट अगली वर्ब और इसी वर्ब का ये हर फेवरेट बुक इसका ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है ना जी। अब आगे क्या लिखा है, हैड बीन मिसप्लेस्ड ऑन द शेल्फ बाय मिस्टेक। बाय मिस्टेक अपने आप में एक फ्रेज है जिसका मतलब होता है कोई चीज गलती से हो जाना। तो सारी बातें दिल से याद रखना भाई, ये छोटी छोटी चीजें आप लोगों के काम आती हैं, ठीक है ना। ये जो लिखा हुआ है अपने आप में सब्जेक्ट की इंफॉर्मेशन को पूरा करने वाला है, इसीलिए इसको हम सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट भी कह देते हैं। क्वेश्चन 18 को ध्यान से पढ़ेंगे, पार्ट्स ऑफ स्पीच को पहचान के दिखाएंगे। देखो कितना प्यारा सवाल है, जल्दबाजी में हर कोई बच्चा इस सवाल को गलत करेगा लेकिन आप नहीं करेंगे, मेरा वायदा है। सर यहां लिखा है हिज जोकोज। जोकोज का अगर हम अर्थ समझने की कोशिश करें तो इस जोकोज का मतलब होता है जोकिंग, ठीक है ना। क्या मतलब होता है, जोकिंग, ठीक है ना। अगर हम इसी को अगर कहने की कोशिश करें तो इसका अर्थ होता है प्लेफुल। किसी भी लिखे हुए शब्द के अंत में अगर एफयूएल जुड़ जाए तो वो एडजेक्टिव होता है। अब मेरे भाई एडजेक्टिव का सिनोनिम एडजेक्टिव ही होगा, ये तो बात खत्म हो गई। लेकिन यहां टेक्निकली अपन सवाल को तोड़ेंगे। कई बार कुछ ऐसे भी शब्द होते हैं मेरे बच्चों, जब वो वाक्य में यूज होते हैं ना तो कुछ और ही कहानी मिल जाती है। सर यहां हमें देखना है क्या मेरे भाई, यहां पर हमें देखने की कोशिश करनी है वर्ब कहां है। आप कहेंगे लाइटेंड, ये हमारे सामने लिखी है वर्ब, ठीक है ना। लाइटेंड का मतलब होता है किसी चीज को हल्का कर देना, किसी चीज को नरम कर देना, किसी चीज को हल्का कर देना, ठीक है भाई। अब मेरे भाई इस लिखी हुई वर्ब से पहले ये जो ड्यूरिंग लिखा है, देखो पिछले सवालों में इसीलिए आप लोगों को छोटी छोटी चीजें बताई थी, आगे के सवाल में आसान हो जाएगा। ड्यूरिंग प्रेपोजिशन है मेरे नन्हे से प्यारे से भाई, ये ड्यूरिंग का ऑब्जेक्ट हमारे सामने हो गया, बोलो हाँ, कायदे से नाउन हो गया, है ना। अब अगर किसी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी जुड़कर अगर वो नाउन का काम करता है तो उसी को हम जिरंड कहते हैं। थोड़ी देर पहले बताया मेरे बच्चों को, है ना। नाउन कैसे हुआ, आर्टिकल डिटरमिनर सामने आ गया, है ना। अब मेरे भाई इस लिखी हुई वर्ब का सब्जेक्ट कौन है, रिमार्क्स, यानी कि ये अगर सब्जेक्ट हो गया तो नाउन हो गया, है ना। नाउन के लिए ही ये हमारे सामने हिज डिटरमिनर यूज हुआ है। सबसे पहले सवाल में कहा था हमने ये बात, बोलो हाँ, सच्ची सच्ची बोलना, तुम्हें तुम्हारी उसकी कसम है जिससे सबसे ज्यादा प्यार करते हो। मैं आपके पेरेंट्स की बात कर रहा हूं, हर समय आशिकी में चले जाते। यही है वो जो ये सैयारा फिल्म में ना बैठ के रोया था। मैंने देखी है इसकी रील, यही जो देख मुस्कुरा रहा ना लाल टी शर्ट वाला भाई, यही रोया था उसके प्यार में। इसके पापा को बताऊंगा मैं, पक्की बात है। अब मेरे भाई यहां लिखे हुए इस नाउन से ठीक पहले ये क्या हो गया, जोकोस, यानी कि एडजेक्टिव तो पकड़ा गया, आसानी से पकड़ा गया। आगे पढ़ के देखते मेरे भाई, यहां लाइटेंड वर्ब का ऑब्जेक्ट कौन है, ये लिखा हुआ नाउन ऑब्जेक्ट। अब नाउन कैसे हुआ, इससे पहले ये डिटरमिनर
डिटरमिनर आ गया भाई। आगे देखते हैं क्या चीज, मेकिंग एवरीवन स्माइल, हर किसी को स्माइल होना, तो ये सारा क्वालिफाई मूड को कर रहा है। डिस्पाइट अपने आप में प्रेपोजिशन हो गई भाई, क्या हो गई, प्रेपोजिशन हो गई भाई, क्या हो गई, प्रेपोजिशन। इसका मतलब के बावजूद। प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट क्या हो गया, डिस्कशन, ये हमारे सामने नाउन हो गया और ऑब्जेक्ट हो गया। अब मेरे भाई इस नाउन से पहले टेंस लिखा हुआ है, आप लोगों ने टेंस को मेरे भाई नाउन की तरह पढ़ा तो इसकी हिंदी होती है काल। अगर मैं टेंस को एडजेक्टिव की तरह पढ़ने की कोशिश करूं तो इसका मतलब होता है, एक तो हो गया टाइट, ठीक है ना, मेरी बात समझ, एक तो हो गया टाइट और एक जिसे हम कहते हैं क्या चीज, स्ट्रेसफुल, ठीक है ना, तनाव से भरा हुआ। तो यानी कि ये इससे पहले क्या हो गया बेटा, आप कहेंगे सर एडजेक्टिव है ना, तो यानी कि द डिटरमिनर किसकी वजह से यूज हुआ है, इस लिखे हुए नाउन की वजह से। लो भाई सारी बातें खोल के बता दी है कि नहीं, सारी बातें खोल के बता दी। एक सवाल पूछूंगा बस, एक सवाल, और उस एक सवाल की वजह से ही पता चल जाएगा आप कितने पानी में हैं। बस मुझे इस एक के बारे में बता दो, यही एक है जो आपकी दिल की धड़कन में रह गया। मुझे इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच क्लास खत्म होते ही कमेंट में जरूर बताना। मेरी तरफ से आप लोगों को मिलेगी एक 5 स्टार चॉकलेट, ठीक है ना। बचपन में औकात नहीं थी खाने की, अब खाने की औकात है पर खाने का मन नहीं होता, लेकिन आपको जरूर पक्का खिलाऊंगा। आंसर दीजिएगा मेरे भाई। आओ मेरे भाई क्वेश्चन 19 में जरा पार्ट्स ऑफ स्पीच पहचान के बता दो फटाफट से। भाई सवाल को तोड़ना सीखते हैं, कितना प्यारा सवाल आप सभी के सामने है। सबसे पहले तो सवाल वैसे ही खत्म हो गया मेरे भाई, आर्टिकल डिटरमिनर की बात करते हैं तो नेचुरल सी बात है वो नाउन के साथ चाहिएगा। अब मेरे भाई ये प्रेपोजिशन हमारे सामने लिखी है, प्रेपोजिशन को देखते ही आपको समझ में आ गया ये सारा का सारा प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट है, बोलो हाँ। भोग अपने आप में ऑब्जेक्ट की जगह नाउन हो गया, है ना भाई। यहां नाउन से पहले मॉर्निंग लिखा है, ये हो गया नाउन का ही काम है जो नाउन को मॉडिफायर करने वाला है, तो इसीलिए इसको नाउन मॉडिफायर कहते हैं, ठीक है भाई। अब इस पूरे के पूरे नाउन के लिए अर्ली एडजेक्टिव हो गया, इसी लिखे हुए नाउन के लिए द डिटरमिनर हो गया। तो बेटा ये है अपने आप में एक नाउन। और मर्क का मतलब, अगर हम मर्क की अगर बात करते हैं तो मर्क का मतलब होता है डार्कनेस, ठीक है। इसी को अगर हम कहने की कोशिश करते हैं तो ग्लूमी, यानी कि जो अंधेरे से भरा है। ग्लूमी तो खैर एडजेक्टिव होता बेटा, ग्लूम हो गया, नाउन लिखना है ना, नाउन के सिनोनिम नाउन ही होंगे, मेरी बात समझ रहे हैं, ठीक है ना। अब यहां पर इसी को ऐसे भी हम कह सकते हैं कि ये जो हमारे सामने है ना अंधियारा किस चीज का, सुबह का, तो आप कहेंगे अ थिक मिस्ट, यानी कि अगर सर्दी के बारे में हम बात करते हैं तो वो धुंध जो बहुत थिक है जिसमें रोशनी आर पार नहीं लिखती है, ठीक है जी। अब यहां हमारे सामने ये लिखी है वर्ब, इस वर्ब का सब्जेक्ट अब अपने आप में बिल्कुल फिट हो गया भाई, मेड इट डिफिकल्ट, ठीक है ना भाई। इट अपने आप में प्रोनाउन है, इस प्रोनाउन की विशेषता बताने वाला ये डिफिकल्ट है, तो ये क्या होगा मेरे भाई, आप कहेंगे सर एडजेक्टिव होगा। फॉर द हाइकर्स, ठीक है भाई, हाइक का मतलब ऊंची चढ़ान पे चढ़ना, आर जोड़ते ही कॉमन नाउन हो गया, पहली क्लास का ट्रिक हमारी समझ आ गया। हाइकर से पहले ये डिटरमिनर है, ये फोर प्रेपोजिशन है। टू फाइंड द ट्रेल, ट्रेल का मतलब होता है ट्रैक, यानी कि रास्ता, नाउन है भाई, क्यों, क्योंकि ये डिटरमिनर लगा है। बिल्कुल इजी हो गया, मजा आया बेटा सवाल बनाने में। चलिए बेटा आज के डिस्कशन का आखिरी सवाल आपके सामने है, पहले इसको ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे। बनाते हैं सवाल को मजे से मेरे नन्हे भाइयों। सबसे पहले रिमाइंडेड हमने पकड़ लिया वर्ब, वर्ब से पहले ये सब्जेक्ट हो गया, नाउन है, नाउन का पता चला इस डिटरमिनर से। आगे लिखा है इस वर्ब का हमारे सामने ये एक प्यारा सा ऑब्जेक्ट है जो कि किसी इंसान के नाम का, ठीक है, तो नाम के स्थान पे यूज हुआ तो प्रोनाउन हो गया, ठीक है ना। उसके बाद क्या लिखा है, टू, टू हमारे सामने क्यों लिखा है मेरे भाई, टू हमारे सामने इसलिए लिखा है ताकि इसके साथ हम इस लिखी हुई वर्ब को जोड़ सकें, है ना। मास्टिकेट का मतलब क्या होता है, मास्टिकेट का मतलब होता है खाने को अच्छे से चबाने का काम करना, ठीक है ना। टू च्यू प्रॉपरली, इसका मतलब होता है टू च्यू फूड प्रॉपरली, ठीक है ना, अच्छे से फूड को चबाने का काम करना, ठीक है जी। तो प्रॉपरली यहां लिखा है वो तो उसके मीनिंग में भी जुड़ा हुआ है, इसमें दिक्कत ही नहीं है, ठीक है। अब इस वर्ब को क्वालिफाई करने वाला मेरे बच्चे प्रॉपर अपने आप में क्या है, एडजेक्टिव है, इसी के साथ एलवाई को हमने जोड़ा, बन गया एडवर्ब। लो सर कितनी दिक्कत ही नहीं हो रही है, अब तो आपकी बातें मजेदार हो गई हैं सर, ठीक है। मास्टिकेट एक वर्ब है, तो आगे इसके बाद लिखा है हिज फूड, ठीक है मेरे बच्चे, ये इस मास्टिकेट वर्ब का अपना ऑब्जेक्ट है, ये इससे पहले डिटरमिनर है।
बिफोर अपने आप में यहां हो गई प्रेपोजिशन, क्यों? क्योंकि स्वेलोइंग प्रेपोजिशन के बाद लिखा हुआ अपने आप में जेरंड है जो कि नाउन है। टू एड, मदद करना। एड का मतलब क्या होता है? टू हेल्प, ठीक है ना? टू हेल्प, टू असिस्ट, ये एक वर्ब होती है। और अगर एड्स की हम बात करते हैं तो ये बन जाता है नाउन। और एक एड्स आप वो जानते ही हैं जिसका मतलब होता है एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। आगे लिखा है मेरे बच्चे, इस लिखी हुई वर्ब का अपना ऑब्जेक्ट है कौन? डाइजेशन। शन लगाने की वजह से नाउन हो गया। एंड के बाद क्या लिखा है? प्रिवेंट। फिर से हमारे सामने क्या हो गई? ये एक वर्ब हो गई, लेकिन क्योंकि ये टेंस के अकॉर्डिंग यूज नहीं हुई है इसलिए एक नॉन फाइनाइट वर्ब हो गई। स्टमक डिस्कंफर्ट, ठीक है मेरे भाई? तो इस प्रिवेंट वर्ब का ऑब्जेक्ट कौन है? आप कहेंगे ठीक है जी, डिस्कंफर्ट, है ना? अब इस नाउन से पहले स्टमक नाउन ही है, लेकिन नाउन से पहले नाउन को क्वालिफाई करने वाला नाउन मॉडिफायर है। तो मेरे भाई सारी बातों को छोड़कर वो जो मास्टिकेट हमारे सामने है वो क्या है मेरे भाई? वर्ब, ठीक है ना? जिसका मतलब होता है किसी चीज को अच्छे से चबाना। मेरे प्यारे दोस्तों, उम्मीद करता हूं आपको बड़ा मजा आया होगा। हमने क्वेश्चंस तो छोटे छोटे देखने को मिले, लेकिन हमने क्वेश्चंस को इतनी गहराई से तोड़ दिया कि आप जब एनडीए सीडीएस के पेपर में बैठेंगे, पार्ट्स ऑफ स्पीच के क्वेश्चंस हलवा लगेंगे। मेरी बात पर यकीन रखना, जो आपको कराऊंगा ना वो सॉलिड कराऊंगा, हल्की बातों से नहीं, टॉप लेवल की बातों से आपके कॉन्फिडेंस को बढ़ाऊंगा। सेशन को पसंद करते हैं, लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा और उन सभी बच्चों तक पहुंचा दीजिएगा जिनका सपना आप पूरा करना चाहते हैं। जय हिंद मेरे दोस्तों।